हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री करणी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं प्रताप सिंह, आपका हिस्ट्री का एजुकेटर, एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूँ। और आज हमारा टॉपिक है आपके कक्षा 12 का पार्ट 4 का टॉपिक है। और टॉपिक कौन सा है? भारत पर तुर्क आक्रमणकारी। याद रखिएगा, टॉपिक क्या है? भारत पर तुर्क आक्रमणकारी। तुर्क आक्रमणकारी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण। क्या कह सकते हैं? भारत पर मुस्लिम आक्रमण, ये कह सकते हैं, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। पार्ट 4 है, कक्षा 12 का है, याद रखिएगा। अब देखिए, भारत प्रश्न आता है कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया था? पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया? तो इसमें हमारा जो आंसर आएगा वो होगा मोहम्मद बिन कासिम। क्या आएगा? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम आएगा, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम। इसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। भारत में कहां पर किया था? सिंध पर आक्रमण किया था। और सिंध का शासक कौन था? दाहिर सेन। कौन था? दाहिर सेन था, याद रखिएगा। सिंध का शासक कौन था? दाहिर सेन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी। तो जवाब क्या मिला हमें? मोहम्मद बिन कासिम, द फर्स्ट इन्वेडर, मुस्लिम इन्वेडर। ठीक है, तो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था ये, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी। कौन था? प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था ये। कौन? मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। ठीक है, तो एक सवाल हमारा हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि आक्रमण का कारण क्या था? कोई भी आक्रमण होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। ठीक है, तो आक्रमण करने का कारण क्या था कि भाई मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, तो उसके क्या कारण थे? तो कारण में हम कह देंगे 3G सिद्धांत। क्या आ जाएगा? 3G सिद्धांत। 3G में यानी कि 3G। क्या आ जाएगा? 3G। 3G में एक तो हो गया हमारा गोल्ड, यानी कि धन प्राप्त करना। एक हो गया गोल्ड, यानी कि ग्लोरी, इस धर्म का प्रचार करना। और एक हो गया ग्लोरी। ठीक है, तो ये 3G हो गए। 3G का सिद्धांत हमेशा याद रखिए। ठीक है ना, कोई भी आक्रमण होता है, बाहरी आक्रमण, तो उसके पीछे 3 कारण होते हैं। एक होता है गोल्ड, यानी कि धन प्राप्त करना। क्या होता है? धन प्राप्त करना। धन प्राप्त करना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत प्राचीन काल से ही सोने की चिड़िया है, और भारत में धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। और उसी धन संपदा की वजह से भारत पर कई आक्रमण भी हुए हैं। हर चीज का सकारात्मक पक्ष भी होता है तो नकारात्मक पक्ष भी होता है। ठीक है, तो सोने की चिड़िया था, और सोने की चिड़िया को सभी प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए भारत पर धन प्राप्त करने के लिए बहुत से प्राचीन काल से आक्रमण होते आ रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत में हम देखें तो पहले यूनानियों ने आक्रमण किया, फिर कुषाण आए, यवन आए। ठीक है, तो आक्रमण होते आ रहे हैं। फिर गॉड यानी कि धर्म का प्रचार करना, ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, धर्म का प्रचार करना। इससे पहले जितने भी आक्रमण हुए उनमें ये फैक्टर जो था धर्म का प्रचार, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं था। वो जो आए वो उनका उद्देश्य भारत में साम्राज्य स्थापित करना और धन प्राप्त करना था। उनको धर्म का जो पहलू था इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। ठीक है, लेकिन जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए तो उनका उद्देश्य क्या? धर्म का प्रचार करना या मुस्लिम राज्य स्थापित करना, ये उनका प्रमुख उद्देश्य होता था। और ग्लोरी यानी कि यश प्राप्त करना, साम्राज्य स्थापित करना। क्या हो गया? यश प्राप्त करना या साम्राज्य स्थापित करना, ये 3 कारण हो गए। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के। तो पहला क्वेश्चन कि भाई भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, तो मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 711, और कई बार आपके 12 भी आता है, 712 ईस्वी। तो दोनों आप याद रखिएगा, 712 ईस्वी में कहां पर आक्रमण किया था? पहला आक्रमण सिंध पर किया था। और वहां का शासक कौन था सिंध का?
तो दाहिर सेन शासक था और ये कुल से कैसा था? ब्राह्मण था। कुल से कैसा था? ब्राह्मण था। याद रखिएगा, कुल से कैसा था? ब्राह्मण शासक था। ठीक है। और इनके बीच में एक कारण और होता है शत्रुता का, दाहिर सेन और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में। अब होता क्या है कि श्रीलंका का जो राजा होता है, कौन होता है? श्रीलंका का राजा। ठीक है, नाम नहीं दिया हुआ, श्रीलंका का राजा होता है। और ये खलीफा के लिए एक कारण और है, खलीफा। खलीफा होता है इस्लामी जगत का हेड होता है, प्रमुख व्यक्ति होता है। इस्लामी जगत का क्या होता है? प्रमुख व्यक्ति होता है पूरे विश्व का। तो श्रीलंका के राजा ने खलीफा के लिए कुछ उपहार भिजवाए थे। क्या भिजवाए थे? उपहार भिजवाए थे। श्रीलंका के राजा ने खलीफा के लिए क्या भिजवाए थे? कुछ उपहार भिजवाए थे। ठीक है, जैसा अपन ये भारत का हिस्सा है नीचे, और ये यहाँ पे श्रीलंका पड़ता है, और खलीफा बैठता था इधर। जैसे ये भारत का हिस्सा है, तो ये भारत के बाद में कौन सा हिस्सा आता है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बाद में आता है ईरान। कौन सा हिस्सा आता है पाकिस्तान के बाद में? ईरान आता है। और ईरान के बाद में आता है इधर ऐसे करके इराक। कौन सा आता है? इराक आता है। तो इराक में बैठता था खलीफा। कौन बैठता था? खलीफा बैठता था। तो श्रीलंका के राजा ने खलीफा के लिए क्या भिजवाया? उपहार भिजवाया। तो ये क्या था? हमारा अरब सागर आता है। ये क्या आता है? अरब सागर। क्या आता है? अरब सागर आता है। और यहां पर आता है देवल बंदरगाह, सिंध। ये सिंध का हिस्सा है। ठीक है, और एक सेकंड में आपको कलर चेंज करके बताता हूं इसमें थोड़ा। ठीक है, तो ये जो एरिया पड़ता है आपके, ये पड़ता है सिंध का। ठीक है ना। और यहां पे क्या था? देवल बंदरगाह था। क्या था? देवल बंदरगाह। ठीक है, तो श्रीलंका के शासक ने जो उपहार भिजवाए थे, किसके लिए? खलीफा के लिए। ठीक है, तो उसको देवल बंदरगाह के पास में समुद्री डाकुओं ने लूट लिया था। किसने लूट लिया था? समुद्री डाकुओं ने लूट लिया था। कहां पर? देवल बंदरगाह के पास में। और देवल किसके अधीन में आता था? सिंध के अधीन में आता था। किसके अधीन में आता था? सिंध के अधीन में आता था। ठीक है, तो कारण क्या होगा? तीन कारण, 3G सिद्धांत तो आपको याद रखना ही है। चौथा कारण क्या है कि श्रीलंका के राजा ने खलीफा के लिए, खलीफा कौन होता है? इस्लामी जगत का सर्व प्रमुख व्यक्ति, सर्वोच्च व्यक्ति होता है खलीफा। और वो कहां पर बैठता था? इराक में बैठता था। ठीक है, तो खलीफा के लिए उपहार भिजवाए, और उन उपहारों को बीच रास्ते में देवल नामक बंदरगाह के पास में समुद्री डाकू या लुटेरे उस सामान को लूट लेते हैं। अब खलीफा क्या बोलता है कि भाई इराक में जो खलीफा बैठता है, इराक में जो खलीफा बैठा है वो किसको कहता है? दाहिर सेन को कहता है। किसको कहता है? दाहिर सेन को, कि भाई आपके एरिया में हमारी सामान को लूटा गया है और आप इसकी भरपाई करेंगे। क्या करेंगे? आप इसकी क्या करेंगे? भरपाई करेंगे। क्योंकि देवल बंदरगाह किसके अधीन आता था? सिंध। और सिंध का शासक कौन था? दाहिर सेन। ठीक है, तो दाहिर सेन ने इनकार कर दिया कि भाई आप कौन होते हैं हमसे हर्जाना मांगने वाले, और मैं नहीं देता, आपको जो करना है कर लीजिए, आप में जितना दम है लगा लीजिए। ठीक है, तो खलीफा गुस्सा हो जाता है, और खलीफा फिर किसको भेजता है? मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है। किसको भेजता है? मोहम्मद बिन कासिम को। और जब मोहम्मद बिन कासिम भारत आता है तो उसकी उम्र होती है मात्र 17 वर्ष। कितनी होती है उसकी उम्र? मात्र 17 वर्ष उसकी उम्र होती है। ठीक है, और इसको इतनी बड़ी सेना का कमांडर बनाकर भेजा जाता है। ठीक है, तो खलीफा आता है, सॉरी खलीफा किसको भेजता है? मोहम्मद बिन कासिम को। किसके खिलाफ में? दाहिर सेन के खिलाफ में। दाहिर सेन के खिलाफ में भेजता है। ठीक है, और दोनों के बीच में युद्ध होता है, रावर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? रावर का युद्ध होता है 712 ईस्वी में। कब होता है रावर का युद्ध? 712 ईस्वी में। ठीक है, तो 712 ईस्वी में दोनों के बीच में कौन सा युद्ध होता है? रावर का युद्ध होता है। ठीक है, और इसमें दाहिर सेन पराजित हो जाता है। क्या हो जाता है? दाहिर सेन पराजित हो जाता है। दाहिर सेन क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। ये
याद रखिएगा, दाहिर सेन क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है और दाहिर सेन को मार दिया जाता है। अब दाहिर सेन की एक रानी होती है रानी बाई, नाम ही है रानी बाई। ये शुरुआत में अपने सैनिकों को इकट्ठा करके शत्रुओं से सामना करने का प्रयास करती है और जब देखती है कि वह जीत अब मुमकिन नहीं है तो ये जौहर कर लेती है। क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है। और फिर एक रानी होती है इसकी लाडी बाई, क्या होती है, लाडी बाई। इसको पकड़ लिया जाता है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा इसको क्या कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। और इसकी दो पुत्रियां होती है, सूर्य देवी और परमाल देवी। ठीक है, सूर्य देवी और परमाल देवी, इसकी दो पुत्रियां होती है, सूर्य देवी और परमाल देवी, इसकी दो पुत्रियां होती है। तो लाडी बाई से मोहम्मद बिन कासिम विवाह कर लेता है और इन दोनों को कहां भेज दिया जाता है, इन दोनों को खलीफा के पास में भेज दिया जाता है, खलीफा की सेवा में भेज दिया जाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि भाई सूर्य देवी परमाल देवी को कहां भेज दिया गया, खलीफा के पास में भेज दिया गया और ये क्या करती है कि खलीफा को जाके मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ में कान भरती है और इस मकसद में वो सफल भी हो जाती है। क्या हो जाती है, इस मकसद में वो सफल भी हो जाती है। ठीक है, तो खलीफा क्या है कि गुस्सा हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम से और हुक्म देता है कि मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में सील कर, मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में सील कर मेरे सामने पेश किया जाए। ठीक है, तो सैनिक आते हैं, मोहम्मद बिन कासिम को पकड़ते हैं, बैल की खाल में डालते हैं, टांका लगाते हैं और उसको लेकर रवाना हो जाते हैं। बीच रास्ते में ही दम घुटने से मोहम्मद बिन कासिम की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और भारत में जो मुस्लिम आक्रमण होता है वो सिंध से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जो मुस्लिम आक्रमणकारी होते हैं वो सिंध से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो ये था अरबों द्वारा सिंध विजय। और याद रखिएगा जो मोहम्मद बिन कासिम आया था तो ये कौन था, ये अरब था, अरब से आया था प्रमुख रूप से, तो ये अरबी लोग थे। वैसे मुस्लिम का पूछा जाए तो पहला मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम था। तो बात आई समझ में, तो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम किस पर किया था, सिंध में किया था। कब, 711-12 में किया था। और शासक कौन था सिंध का, दाहिर सेन। कौन सा युद्ध लड़ा गया, रावर का युद्ध। ठीक है, दाहिर की पत्नियां कौन कौन थी, रानी बाई जो लड़ते हुए मारी गई। ठीक है ना, मतलब जौहर के जिसने मुकाबला किया लेकिन बाद में अपने प्राणों की आहुति दे दी। और लाडी बाई, इसको पकड़ लिया गया। इससे मोहम्मद बिन कासिम ने विवाह कर लिया था और उसकी दो पुत्रियां थी, सूर्य देवी और परमाल देवी को खलीफा के पास में भेज दिया। लेकिन वो खलीफा को जाकर मोहम्मद बिन कासिम के विरुद्ध भड़काती है, सिखाती है, उनके कान भरती है। तो खलीफा क्या हुक्म देता है कि मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में सील कर मेरे सामने पेश किया जाए। ठीक है, तो बाद में उसी खाल में मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अब प्रश्न ये आता है कि दाहिर सेन की हार के कारण क्या थे। क्या आता है, दाहिर सेन की हार के कारण क्या थे। अब देखिए कि भाई ये मान लीजिए कि मोहम्मद बिन कासिम की सेना है। ठीक है, किसकी सेना है, मोहम्मद बिन कासिम की सेना। और ये मोहम्मद बिन कासिम, मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, और इधर दाहिर सेन की सेना है। और ये इधर दाहिर सेन है। अब देखिए जो मुस्लिम कमांडर थे वो सेना के बीच में रहते थे और जो हिंदू कमांडर है वो सेना के आगे रहते थे। इसलिए जो मुस्लिम तीरंदाज होते थे उनका सीधा अटैक किस पे रहता था, कमांडर पे रहता था। क्यों, क्योंकि कमांडर खत्म तो युद्ध खत्म, कमांडर खत्म तो युद्ध खत्म। क्योंकि जब तक कमांडर या राजा उनको राहती पर दिखाई दे रहा है सेना को, सेना तभी तक युद्ध करती थी। राजा गायब, सेना गायब। ठीक है, तो मुस्लिम जो तीरंदाज होते थे वो सबसे पहले अनुमान लगा लेते थे भाई ये राजा है, इसका छत्र दिख रहा है, इसको मार दो, सेना अपना भाग जाएगी। ठीक है, और जो मुस्लिम कमांडर होते थे वो समझदार थे कि भाई हम हैं, जब तक कि सेना लड़ेगी। ठीक है, वो क्या रहते, बच के रहते थे। जबकि जो हिंदू कमांडर थे वो हमेशा आगे रहते थे, अपनी सेना का नेतृत्व करते थे और वो खुद युद्ध में भाग लेते थे शुरुआती चरण में ही। ठीक है, तो एक कारण ये हो गया, मुस्लिम सेना के पास में अच्छे धनुर्धर थे, उनकी जो सेना थी अनुशासित सेना थी और इसमें भेदभाव नहीं था।
हमारे यहाँ पे तो जातिवाद चलता है, जातिवाद की वजह से लड़ने का काम ज्यादातर ब्राह्मण और क्षत्रिय ही करते थे, अदर कास्टों को लड़ने नहीं दिया जाता था। और दाहिर सेन ने अपनी प्रजा को नाराज भी कर रखा था, विशेषकर जो जाट कम्युनिटी के लोग हैं उनको दाहिर सेन ने काफी परेशान किया था। ठीक है, तो ये जो सेना थी इनमें अनुशासन का अभाव था, और इनकी जो सेना होती थी मुस्लिम सेना, तो एक कमांडर के अधीन होती थी। किसके अधीन होती थी? एक कमांडर के अधीन होती थी। और इनकी सेना कई कमांडरों के अधीन होती थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे कौन सी सामंत प्रथा चलती थी, और सामंत प्रथा में प्रत्येक सामंत की अपनी अपनी सेना होती थी, और वो अपने मालिक के कहने पर ही युद्ध करती थी, उसके अकॉर्डिंग ही युद्ध करती थी। तो ये कारण थे कई। अब एक प्रश्न आता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो जीता, यानी कि अरबों की सिंध विजय का क्या परिणाम निकला? देखिए परिणाम क्या निकला। एक तो मोहम्मद बिन कासिम भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला व्यक्ति था। जजिया कर क्या होता है? भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला व्यक्ति था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था जजिया, ठीक है, जिसे बाद में आगे चल के अकबर ने समाप्त किया था। ठीक है, तो जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। ठीक है, तो जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। भारत में ऊंट पालन और खजूर की खेती सिंध ये अरबी लोगों ने शुरुआत की थी। खजूर की खेती और ऊंट पालन की शुरुआत किसने की थी? तो अरबी लोगों ने की थी। और अरबी लोग भारत का ज्ञान, यानी कि जो भारतीय धर्म ग्रंथ है, फिलोसफी के ग्रंथ है, आयुर्वेद के ग्रंथ है, उनको अपने साथ ले गए, उनको अपनी भाषा में अनुवाद करवाया, और भारतीय ज्ञान से उन्होंने काफी कुछ सीखा। और फिर वही ज्ञान अरबी लोगों के माध्यम से कहां पहुंचा? यूरोप पहुंचा, और वहां पर पुनर्जागरण का एक प्रमुख कारण बना था। क्या बना था? पुनर्जागरण का एक प्रमुख कारण बना था। ठीक है, तो ये कौन हुआ? मोहम्मद बिन कासिम। अब आता है नेक्स्ट, तो ये जो मोहम्मद बिन कासिम था, ये कौन था? तुर्क आक्रमणकारी था। कौन था? तुर्क आक्रमणकारी, सॉरी अरबी आक्रमणकारी। और जैसे कास्ट होती है, राजपूत है, ब्राह्मण है, हिंदू में, वैसे इनमें अरबी है, तुर्क है, ठीक है ना, कायम खानी है, अलग अलग कास्ट होती है, तो वो था अरबी। अब आती है बात तुर्क आक्रमणकारी की। किसकी आती है? तुर्क आक्रमणकारी। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो वो था सुबुक्तगीन। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबुक्तगीन था। और बाद में सुबुक्तगीन का पुत्र होता है महमूद गजनवी। कौन होता है? महमूद गजनवी। कौन होता है? महमूद गजनवी होता है भारत पर आक्रमण करने वाला महत्वपूर्ण तुर्क आक्रमणकारी। तो पहला तो कौन हो गया? सुबुक्तगीन हो गया, और दूसरा तो महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का ही पुत्र होता। और कहा जाता है कि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किए थे महमूद गजनवी ने भारत पर। ठीक है, और ये आक्रमण किए गए थे आपके 1001 से लेकर 1027 ईस्वी के बीच में। सॉरी, ये 10,000 हो गया है, 1000 करना है। 1001 से लेकर 1027 ईस्वी तक ये आक्रमण किए गए थे। और महमूद गजनवी का जो महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध आक्रमण है वो था 16वां आक्रमण। कौन था? 16वां आक्रमण। और कब किया गया था? ये 1025 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1025 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो 1025 ईस्वी में किया गया था। और कहां पर किया गया था? सोमनाथ पर किया गया था। कहां पर किया गया था? सोमनाथ पर किया गया था। याद रखिएगा, सोमनाथ मंदिर है गुजरात में, ठीक है ना, पाटन इसको कहते हैं, पुराना नाम क्या था? पाटन। ठीक है, सोमनाथ पर किया था। कब किया था? 1025 ईस्वी में। और यहाँ के शासक भीम प्रथम ने महमूद गजनवी का मुकाबला किया, लेकिन बाद में वो युद्ध भूमि छोड़ के भाग गया था। ठीक है, और महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को क्या कर दिया था? ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, और इसका प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा है? 16वां आक्रमण। कहां पर? सोमनाथ।
मंदिर। और सोमनाथ मंदिर कहां पर है? सोमनाथ मंदिर है गुजरात में। सोमनाथ मंदिर कहां पर है? गुजरात में है सोमनाथ मंदिर, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि जब महमूद गजनवी गुजरात गया और मंदिर को अपने अधिकार में ले लिया, तो वहां के जितने भी लोग थे, साधु संत पुजारी वगैरह ब्राह्मण वगैरह थे, तो वो महमूद गजनवी के सामने गए और कहा कि भाई आपको जितना धन चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन इस मंदिर को और इसमें रखी मूर्तियों को और शिवलिंग को आप ना तोड़ें। तो महमूद गजनवी को क्या दिया? ऑफर दिया कि भाई आपको जितना पैसा चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन मंदिर को, मूर्तियों को और जो शिवलिंग है इसको आप कृपया छोड़ दें। तो महमूद गजनवी ने क्या कहा कि मैं इतिहास में एक मूर्ति खरीदार के तौर पर प्रसिद्ध नहीं होना चाहता। तो मैं इतिहास में एक मूर्ति खरीदार के तौर पर प्रसिद्ध नहीं होना चाहता। ठीक है, मैं इतिहास में बुत सिकन, क्या नाम आता है? बुत सिकन नाम आता है। क्या नाम आता है? बुत सिकन। मैं इतिहास में बुत सिकन के नाम से प्रसिद्ध होना चाहता हूं, यानी कि मूर्ति भंजक के नाम से प्रसिद्ध होना चाहता हूं, ना कि मूर्ति खरीदार के, मूर्ति डिस्ट्रॉयर के रूप में फेमस होऊंगा, ना कि मूर्ति बायर के रूप में। ठीक है ना। और महमूद गजनवी मुस्लिम इतिहास का पहला व्यक्ति है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ये बात भी याद रखिएगा। महमूद गजनवी मुस्लिम इतिहास का पहला व्यक्ति है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और इसके आक्रमण का उद्देश्य जो था वो केवल और केवल राजनीतिक था, आर्थिक था, धार्मिक पहलू नहीं था। इसका उद्देश्य क्या था कि भारत पर आओ, आक्रमण करो, धन प्राप्त करो और वापस उस धन से मध्य एशिया में, जहां से आया था गजनी से, तो मध्य एशिया में अपनी स्थिति को क्या करो? सुदृढ़ करो, उस धन का उपयोग हो। जैसे उसके बाद धन की कमी होती है, वो वापस भारत पर आक्रमण करता, यहां से धन इकट्ठा करता और वापस उसको कहां यूज करता? मध्य एशिया में यूज करता था। यानी कि उस समय भारत की राजनीति मध्य एशिया से जुड़ी हुई थी। ठीक है। और महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पे आक्रमण किए थे और वो 16 बार विजयी रहा था। कितनी बार? 16 बार वो विजयी रहा था। ठीक है, एक बार वो हारा या फिर ये कह लीजिए कि सफल नहीं हुआ। ये कह लीजिए कि वो 17 आक्रमण किए, 17 में से 16 बार सफल रहा, लेकिन एक बार उसको खाली हाथ लौटना पड़ा। जब बाकी तो 16 बार जितनी बार गया तो धन लेके गया, ठीक है, और स्विस बैंक में अकाउंट खुलाया, लेकिन इस बार गया तो घर से पैसे लगाने पड़े। और वो आक्रमण कौन सा था? वो था आपके 10वां आक्रमण, और ये था लगभग 1015 ईस्वी के लगभग था। और ये कहां पर किया गया था? कश्मीर में किया गया था। कहां पर किया गया था? कश्मीर में किया गया था। और कश्मीर में कौन था इस समय? लोहार वंश की शासिका थी, लोहार वंश। ये वंश का नाम है रानी दिद्दा। कौन थी? रानी दिद्दा थी। लोहार वंश की शासिका रानी दिद्दा थी। और इसने महमूद गजनवी का सामना किया और बर्फबारी शुरू होने की वजह से महमूद की सेना काफी नष्ट हो गई थी और महमूद को खाली हाथ लौटना पड़ा। यानी कि एक महिला की वजह से महमूद ने 17 बार आक्रमण किया, ठीक है ना, 16 बार विजय रहा, कोई पुरुष महमूद को रोक नहीं पाया, लेकिन एक महिला ने महमूद गजनवी को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। प्रकृति ने, मौसम ने महमूद गजनवी का साथ नहीं दिया था। ठीक है। महमूद गजनवी के दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान था अल बरूनी। महमूद गजनवी के दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान था, उसका नाम आता है अल बरूनी, और इसकी किताब का नाम है तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद इसकी किताब का नाम है। और ये पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम है, याद रखिएगा। पुराणों का अध्ययन कौन है? पुराणों का अध्ययन प्रथम मुस्लिम। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन है? अल बरूनी। और ये किसके दरबार में था? महमूद गजनवी के। और एक और था विद्वान, वो था फिरदौसी। महत्वपूर्ण विद्वान कौन था? फिरदौसी। और इसकी रचना का नाम है शाहनामा। इसी ने फारसी भाषा को जन्म दिया था, फिरदौसी ने अपनी पुस्तक से, शाहनामा पुस्तक से।
और शाहनामा पुस्तक में ही कश्मीर के बारे में लिखा गया है कि गिर फिरदौस बर उल जमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त। ये किसने कहा है? फिरदौसी ने कहा है अपनी पुस्तक शाहनामा में। किसके लिए? कश्मीर के संदर्भ में कहा है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब मोहम्मद बिन कासिम हो गया, ठीक है, और महमूद गजनवी हो गया, और अब आता है तीसरा महत्वपूर्ण आक्रमणकारी, वो है हमारा मोहम्मद गोरी। कौन है? मोहम्मद गोरी। इसने 1175 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया था। अब देखिए, जब शुरुआत में जब मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण किया था, उन्हें मुल्तान से काफी मात्रा में स्वर्ण प्राप्त हुआ था, सोना चांदी प्राप्त हुआ था, इसलिए मुल्तान का नाम उन्होंने क्या रख दिया था? स्वर्ण नगरी रख दिया था। क्या रख दिया था? स्वर्ण नगरी मुल्तान। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया, और 1178 ईस्वी में वो एक युद्ध हुआ था, आबू का युद्ध। आबू का युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी का। किससे हुआ था? ये गुजरात के शासक भीम द्वितीय से हुआ था। गुजरात के शासक भीम द्वितीय से। किससे हुआ था? भीम द्वितीय से हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी ने 1175 में मुल्तान को जीत लिया, और 1178 में इसने आबू का युद्ध लड़ा गुजरात के शासक भीम द्वितीय से, लेकिन गौरी हार गया। क्या हो गया? गौरी हार गया। ठीक है, और बाद में जब गौरी हारा तो हार का मंथन किया कि भाई मैं हारा क्यों। भाई हार का बंदा सोचेगा ना कि भाई मैंने तैयारी करके गया, इतनी सेना लेके गया, इतने तीर कमान लेके गया, इतने भाले, इतनी तलवारें, लेकिन फिर भी मैं हार क्यों गया। तब कहते हैं कि भाई हमको समझ में बात आती है कि हमको हिंदुस्तान के सीधा बीच में अटैक नहीं करना, हमको क्या करना है? पहले सीमावर्ती राज्यों को जीतना है। क्या करना है? सीमावर्ती राज्यों को जीतना है। हमको पहले क्या करना है? सीमावर्ती राज्यों को जीतना है। किसको? सीमावर्ती राज्य। जो नीति चाणक्य ने अपनाई थी, यही आगे चल के किसने अपनाई? मोहम्मद गोरी ने अपनाई थी। और वो क्या करता है कि भाई शुरुआत में भारत के सीमावर्ती राज्यों को जीतता है। क्या करता है? सीमावर्ती राज्यों को जीतता है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि भाई कोई भी छोटी टीम है, अगर वो सीधे ही ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी तो क्या है? हार निश्चित है। ठीक है, तो पहले छोटी टीमों से मुकाबला करो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद में बड़ी टीम से मुकाबला करो। ठीक है, तो भारत के सीधा सेंटर में घुसोगे, इससे अच्छा है कि पहले सीमावर्ती राज्यों को जीतो, अपना बेस बनाओ, और उसके बाद में भारत में साम्राज्य विस्तार की सोचो। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी ने यही किया, और फिर आगे चल के 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का मुकाबला किससे होता है? मोहम्मद गोरी का मुकाबला होता है चौहान शासक पृथ्वीराज से। किससे होता है? चौहान शासक पृथ्वीराज। तृतीय, और इसको राय पिथौरा भी कहा जाता है। इसको राय पिथौरा भी कहा जाता है पृथ्वीराज को। और कौन सा युद्ध होता है? तराइन का पहला युद्ध। तराइन हरियाणा में है। तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है। क्या लड़ा जाता है? तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है, और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी फिर पराजित होता है पृथ्वीराज के हाथों। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी को भारत में सबसे पहले किसने हराया था? तो भीम द्वितीय ने हराया था आबू के युद्ध में, और दूसरी बार किसने हराया? तो वो था पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने, जो राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को पराजित तो कर देता है। जब मोहम्मद गोरी भाग रहा होता है तो उसकी भागती हुई सेना का पीछा नहीं करता, वो उसको जाने देता है कि भाई जा भाई, क्योंकि राजपूत होता है, राजपूतों के अपने युद्ध नियम होते हैं कि झुकी हुई गर्दन पर भागते हुए शत्रु पर वो वार नहीं करते हैं। तो मोहम्मद गोरी ने फिर क्या शपथ ले ली कि भाई मैं इसी मैदान में पृथ्वीराज चौहान को हरा के रहूंगा, और वो क्या है कि युद्ध की तैयारी में लग गया। ठीक है, ये युद्ध की तैयारी कर रहा है। जब तक हम पृथ्वीराज के बारे में देखते हैं कि भाई पृथ्वीराज ने इस समय का क्या उपयोग किया। ठीक है, तो थोड़ी जानकारी हम पृथ्वीराज के बारे में इकट्ठी करते हैं। अब देखिए, पृथ्वीराज के बारे में बात करें
ठीक है, पृथ्वीराज के बारे में बात करते हैं, एक सेकंड। देखिए, पृथ्वीराज जो था ये अजमेर का शासक था, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, और इसके पिता थे सोमेश्वर और माता थी कर्पूरी देवी। ठीक है, जब पृथ्वीराज 11 वर्ष का था तो इसके पिता का देहांत हो गया था और 13 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज शासक बन गया था। और इसकी प्रमुख विजय अभियान कौन कौन से हैं वो देखते हैं अपन। ठीक है, इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय की दिग्विजय की नीति के निम्न 3 पक्ष बताए हैं। स्वजनों के विरोध को समाप्त कर उससे मुक्ति पाना, यानी कि जो अपने ही लोग जो विरोध कर रहे हैं तो उनको समाप्त करके उस झंझट से मुक्ति पाना। पड़ोसी राज्यों का दमन कर अपना राज्य विस्तृत करना, पड़ोसी राज्यों का दमन कर अपना राज्य क्या करना, यानी कि विस्तारवादी साम्राज्यवादी नीति को अपनाया था। और फिर आता है विदेशी शत्रुओं का मुकाबला करना। तो ये उसकी अभियान के या विजय साम्राज्यवादी नीति के 3 प्रमुख चरण थे। ठीक है, फिर आता नागार्जुन व भंडारकों का दमन। पृथ्वीराज के राज का संभालने के कुछ समय बाद उसके चाचा अपार गांगिया ने शासन प्राप्ति हेतु विद्रोह किया, जिसे परास्त कर उसकी हत्या कर दी गई। और फिर पृथ्वीराज के चचेरे भाई नागार्जुन ने विद्रोह कर दिया और वह अजमेर का शासन प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। अतः पृथ्वीराज ने सर्वप्रथम अपने मंत्री कैमास की सहायता से सैन्य बल के साथ उसे पराजित कर गुड़गांव, गुड़ापुरा अब क्या बोलते हैं इसको, गुरुग्राम बोलते हैं, और आसपास का क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिया। और इसके बाद में पृथ्वीराज ने भरतपुर, मथुरा और अलवर के आसपास के क्षेत्र में भंडारकों के विद्रोह का अंत किया। ठीक है, भंडारक जाति है तो उनके विद्रोह का अंत किया और जिनपति ने भंडारकों के दमन का उल्लेख किया है। ठीक है, तो पहले अपने चाचा अपार गांगिया को हराया, फिर अपने चचेरे भाई नागार्जुन को हराया और फिर उसने भंडारकों को पराजित किया था। ठीक है, और अब आगे देखते हैं महोबा के चंदोल। महोबा यानी कि महोबा कहां पर है, एमपी में है। ठीक है, भंडारकों के क्षेत्रों पर अधिकार करने से पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमा पूर्व के चंदेल राज्य से जा मिली। इनके राज्य में बुंदेलखंड, जेजाग भुक्ति और महोबा का विशाल भूभाग था। पृथ्वीराज 1182 ईस्वी में महोबा के चंदेल शासक परमाल या परमदी देव या परमदी देव को तुमुल युद्ध में हराकर, या महोबा का युद्ध भी बोलते हैं इसे, हराकर उसे संधि के लिए विवश किया। युद्ध में परमदी देव के योग्य और विश्वस्त सेनानायक आला व उदल वीर गति को प्राप्त हुए, परंतु पृथ्वीराज ने चंदेल राज का एक बहुत बड़ा भाग अपने राज्य में मिला लिया और अपने सामंत पंजुन राय को महोबा का अधिकारी बनाया था, याद रखिएगा। आगे देखते हैं चालुक्यों पर विजय। 1184 ईस्वी के लगभग गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के प्रधानमंत्री जगदेव प्राण और पृथ्वीराज की सेना के मध्य नागौर का युद्ध हुआ, जिसके बाद में दोनों में संधि हो गई और चौहानों की चालुक्यों से लंबी शत्रुता का अंत हुआ। देखिए, भीमदेव द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को हराया था, कब, 1178 में आबू के युद्ध में, लेकिन ये पृथ्वीराज चौहान से हार गया था। ठीक है ना, नागौर के युद्ध में। ठीक है, 6 साल बाद में। अब जो भारतीय शासक थे ये क्या कि आपस में लड़के अपनी शक्ति को नष्ट कर रहे थे, और उधर मोहम्मद गोरी विदेशी लोग क्या है कि वो भारत पर आक्रमण कर उस भारत में राज्य स्थापित करने के लिए अपनी शक्ति को क्या कर रहे थे, संगठित कर रहे थे। और भारतीय शासकों में दूरदृष्टि का क्या था, बहुत ही अभाव था। ठीक है, पृथ्वीराज के समय पूर्व में स्थित कन्नौज पर गढ़वाल शासक जयचंद का शासन था। क्या था, पृथ्वीराज के समय पूर्व में स्थित कन्नौज पर किसका था, गढ़वाल शासक जयचंद। और जयचंद का और पृथ्वीराज का दिल्ली को लेकर क्या थी, अनबन थी। अब देखिए, शत्रुता के 3 ही कारण होते हैं, जड़, जोरू, जमीन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में 2 कारण आ गए, एक दिल्ली आ गया और एक आता है संयोगिता। जयचंद की पुत्री होती है संयोगिता। ठीक है, संयोगिता। तो इन संयोगिता और पृथ्वीराज के बीच में प्रेम होता है।
ठीक है, लेकिन जयचंद मना कर देता है, अभी आगे आगे बताएंगे। जयचंद और पृथ्वीराज दोनों की राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षाओं ने उनमें आपसी वैमनस्य उत्पन्न कर दिया था, और इसके बाद उसकी पुत्री संयोगिता को पृथ्वीराज द्वारा स्वयंवर से उठा ले जाने के कारण दोनों की शत्रुता और बढ़ गई, और इसी वजह से तराइन के युद्ध में जयचंद ने पृथ्वीराज की सहायता न कर मोहम्मद गोरी की सहायता की थी। अब होता क्या है कि भाई पृथ्वीराज चौहान और जयचंद में क्या है, शत्रुता है। पृथ्वीराज चौहान किसको लेकर, दिल्ली को लेकर। अब एक कारण और आ जाता है कि संयोगिता को पृथ्वीराज से प्रेम हो जाता है, या पृथ्वीराज और संयोगिता को आपस में प्रेम हो जाता है, ठीक है। तो जयचंद को जब बात पता चलती है कि भाई मेरी बेटी संयोगिता पृथ्वीराज से प्रेम कर रही है और व्हाट्सएप पे काफी लंबी चैटिंग भी चल रही है, तो ये क्या करता है, घर में जमर लगवा देता है, ठीक है। क्या करता है, घर में जमर लगवा देता है कि ना तो नेट चलेगा, ना बात होगी, ना कोई बात, और जल्दी से जल्दी संयोगिता की क्या कर देंगे, शादी कर देंगे। क्या कर देंगे, संयोगिता की शादी कर देंगे। और संयोगिता पहले शादी कैसे होती थी, अब अभी तो मैरिज हॉल वगैरह में होती है, और पहले होती थी स्वयंवर, स्वयंवर यानी कि अपना पति खुद चुनो, ठीक है। भारत के तमाम बड़े बड़े राजाओं को संयोगिता के स्वयंवर में निमंत्रण दिया गया, राजकुमारों को, लेकिन पृथ्वीराज को निमंत्रण नहीं दिया गया। और पृथ्वीराज की कहते हैं कि एक पत्थर की मूर्ति बना के दरवाजे के पास में खड़ी कर दी गई। क्या कर दी गई, दरवाजे के पास में खड़ी कर दी गई। तो क्या है, चौकीदार है, ठीक है, क्योंकि अनबन चलती आ रही है। और कहते हैं कि जैसे ही संयोगिता वरमाला लेके आए, और संयोगिता ने क्या किया, पृथ्वीराज की जो मूर्ति थी उसमें माला पहना दी कि भाई मैं तो पृथ्वीराज से ही शादी करूंगी, वो नहीं तो उसकी मूर्ति ही सही, ठीक है। और कहते हैं उसी समय फिल्मी हीरो की तरह पृथ्वीराज वहां पे आता है और संयोगिता को उठाकर वहां से चला जाता है, ठीक है। तो दो कारण हो गए थे। तो इसी वजह से जयचंद ने पृथ्वीराज की सहायता ना करके किसकी सहायता की, मोहम्मद गोरी की सहायता की थी। याद रखिएगा, किसकी सहायता की थी, मोहम्मद गोरी की सहायता की थी। आगे देखते हैं, और ये कहानी किसमें मिलती है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है चंद्रवरदाई का, उसमें मिलती है, ठीक है। अब देखिए कि भाई 1191 में तराइन का पहला युद्ध होता है। क्या होता है, तराइन का प्रथम युद्ध। क्या होता है, तराइन का प्रथम युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में, ठीक है। और पृथ्वीराज जीत जाता है, मोहम्मद गोरी हार जाता है। क्या होता है, पृथ्वीराज जीत जाता है और मोहम्मद गोरी हार जाता है। मोहम्मद गोरी तो क्या करता है कि शपथ लेता है कि भाई मैं इस युद्ध को जीत के रहूंगा, पृथ्वीराज को हरा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और वो युद्ध की तैयारी में लग जाता है, और पृथ्वीराज इधर अपनी घरेलू समस्याओं में उलझ जाता है और अपनी मौज मस्ती में लग जाता है, क्योंकि हम तो जीते हुए हैं, ठीक है। और बस जीत गए, एक बार थोड़ी एक बार जीतना होता है, हमेशा राजा को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। इधर संयोगिता के प्रेम जाल में फंस गया, उधर आपस में भाई बंधु लड़ रहे, और इधर मोहम्मद गोरी क्या कर रहा है, युद्ध की तैयारी कर रहा है, जिम विम ज्वाइन करके बॉडी बॉडी बना रहा है बढ़िया, ताकि अगले बार युद्ध के मैदान में पृथ्वीराज को धूल चटा सके। और वापस तैयारी के साथ में अगले साल वो वापस इसी मैदान में आ डटता है। तराइन का दूसरा युद्ध। क्या होता है, तराइन का दूसरा युद्ध 1 साल बाद में। और पृथ्वीराज भी क्या करता है, अपनी सेना लेकर वापस आ जाता है। इधर पृथ्वीराज की सेना, ठीक है, इधर मोहम्मद गोरी की सेना और इधर पृथ्वीराज की सेना, ठीक है। पृथ्वीराज शिविर डाल लेते हैं आमने सामने, और इधर कौन होता है, गोरी। अब पृथ्वीराज क्या करता है कि मोहम्मद गोरी को संदेश भिजवाता है। क्या करता है, मोहम्मद गोरी को संदेश भिजवाता है कि भाई पिछली बार तो मैंने तेरे को छोड़ दिया था, इस बार चुपचाप यहां से वापस चला जा, वरना छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो गोरी भी कहता है कि यार पृथ्वीराज ताकतवर है, सामने से हम जीत नहीं पाएंगे, तो हमको क्या है, छल कपट का साथ लेना पड़ेगा। गोरी वापस मोहम्मद गोरी को रिटर्न पत्र भिजवाता है कि भाई हमें आपकी शर्त मंजूर है, हमने अपने बड़े भाई साहब को अपने देश में उनको पत्र भेजा है, जैसे ही उनका पत्र आएगा हम यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। पृथ्वीराज क्या करता है, ऐसा पत्र पाके वो निश्चित हो जाता है, युद्ध भूमि पर बैठा, और वो क्या दारू पार्टी में वगैरह में बिजी हो जाता है, अपनी रासलीला में डूब जाता है। और मोहम्मद गोरी क्या करता है कि अपनी सेना को 4 भागों में बांट देता है, और कहता है कि सुबह पृथ्वीराज की सेना पर चारों दिशाओं से आक्रमण करना है। क्या करना है, और सुबह 4 बजे आक्रमण करना है, और आक्रमण सुबह 4 बजे करना है,
चारों दिशाओं से सुबह 4 बजे आक्रमण करना है। पृथ्वीराज की सेना तो इधर जीत का जश्न मना रही है, ठीक है ना, और दारू पी के पार्टी वगैरह करके जो भी अरेंजमेंट होता है उनका रात का, तो वो निपटा के वो सुबह 4 बजे वो थोड़ी होता है। और हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ युद्ध कब होता है? सूर्योदय के बाद में होता है। मोहम्मद गोरी के लिए कोई नियम मायने नहीं रखता है, क्योंकि उसके लिए मायने क्या रखता है? जीत। और मोहम्मद गोरी क्या करता है? सुबह आक्रमण कर देता है, पृथ्वीराज पराजित होता है, उसे पकड़ लिया जाता है और उसे मार दिया जाता है। ये बात कहते हैं मुस्लिम इतिहासकार। लेकिन पृथ्वीराज का एक मित्र होता है चंद्रवरदई। चंद्रवरदई, और इसका ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। ये हिंदी का पहला महाकाव्य है, याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो। इसमें एक अलग कहानी देखने को मिलती है। इसमें क्या देखने को मिलती है कि भाई मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को पकड़ के कहां ले जाता है? गजनी लेके जाता है, और वहां पर पृथ्वीराज अपनी शब्द भेदी बाण विद्या से, शब्द भेदी बाण विद्या से, शब्द भेदी बाण विद्या यानी कि आवाज सुनकर निशाना तीर मारना, इसकी सहायता से और चंद्रवरदई की सहायता से मोहम्मद गोरी को मार देता है। और फिर पृथ्वीराज चंद्रवरदई को मार देता है और पृथ्वीराज खुद को आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। और वो कहावत चलती है 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो वो पहले इशारा करता है 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो वो इशारा करता है, पृथ्वीराज की आंखें फोड़ देता है मोहम्मद गोरी, और चंद्रवरदई कहता है कि भाई मेरा जो राजा है पृथ्वीराज, वो बिना देखे भी तीर चला सकता है। तो मोहम्मद गोरी कहता है मुझे डेमो दो। तो पृथ्वीराज को बुलाया जाता है, उसके हाथ में तीर दिया जाता है, और चंद्रवरदई कहता है 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। और पृथ्वीराज तीर चलाता है और मोहम्मद गोरी मर जाता है। ये कहानी किसमें देखने को मिलती है? चंद्रवरदई में, चंद्रवरदई के पृथ्वीराज रासो में। लेकिन ये सत्य प्रतीत नहीं होती, ठीक है। मोहम्मद गोरी को मारा था 1205 ईस्वी में खोखरों ने, ठीक है, खोखरों ने मारा था ये भारत पंजाब में। जब वो नमाज अदा कर रहा था तो उसकी हत्या कर दी गई थी। पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी ने मारा था, और उसकी समाधि कहीं पर है, वहीं पर गजनी में बनाई थी उसने, ठीक है। ये था पृथ्वीराज चौहान और तुर्क आक्रमणकारी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर आगे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।